अच्छा, यहाँ पे थे कि हम क्लास के नायलॉन 6 की जब आपने सिंथेसिस करनी है तो आपने दो मोनोमर्स को लेना है। उन दो मोनोमर्स में एक आपकी डायमाइन होगी, एक आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, दोनों में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? टोटल 6 होने चाहिए। तो यहाँ आपकी हेक्सेन डायमाइन जो है उसमें भी 6 कार्बन है, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी टोटल 6 कार्बन कंटेनिंग है। तो ये आपका एडिपिक एसिड है, ये आपकी 1,6 हेक्सेन डायमाइन है। पहला स्टेप क्या होगा नायलॉन 6 के फॉर्मेशन में? क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बनेंगे, या ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, तो आपके पास पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी। वो कैसे होगी कि एक NH2 जो आपका सेंटर है, या एक NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है रिएक्टिव साइड, वो आपकी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ या कार्बोक्सिलिक रिएक्टिव साइड के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O की एलिमिनेशन हो जाएगी, और आपके पास यहाँ पे एक अमाइड लिंकेज बन जाएगा, जो आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये NH2 है, ये आपका एक अमाइड लिंकेज बन गया। ठीक है, देन आपने क्या करना है कि अब आपने इस जो आपके पास डाइमर बना है, जिसमें चूंकि दो मोनोमर यूनिट है आपके पास, इसको रिएक्ट करवाना है। देन फिर नेक्स्ट आपके जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनके साथ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा नायलॉन 6 में, कि जब मैं आपके पास एक चेन बना लेती हूँ, या मैं एक डाइमर बना लेती हूँ, या पॉलीमर बना लेती हूँ जिसमें 2 मोनोमर्स हैं, देन फिर मैं उसको नेक्स्ट जो है वो एक और मोनोमर के साथ रिएक्ट करवाती थी नायलॉन 6 के सिंथेसिस में, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर प्रेजेंट है। बट यहाँ पे मसला ये आ जाता है, चूंकि मेरे पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर प्रेजेंट है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरे पास डाइमर की फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, उस डाइमर में दोनों मोनोमर जो हैं वो ऐड होंगे, यानी एडिपिक एसिड भी और आपका 1,6 हेक्सेन डायमाइन भी। सो आपका जो एडिपिक एसिड है वो किस एंड पे ऐड होगा इस आपके डाइमर में? यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस बनने वाले जो आपका डाइमर है जिसमें दो मोनोमर यूनिट्स कंबाइंड हैं, उसमें भी आपके पास दो रिएक्टिव साइड प्रेजेंट है, यानी उसकी जो दो ऑपोजिट साइड है उनमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड पे NH2 ग्रुप है। सो ये दो साइड जो हैं वो दो डिफरेंट साइड अवेलेबल हैं दो डिफरेंट मोनोमर्स के साथ रिएक्ट करने के लिए। सो जो आपका NH2 वाली साइड है वो आपके एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रिएक्टिव सेंटर है वो आपके जो आपका डायमाइन है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? आप नेक्स्ट स्टेप में जो आपने डाइमर बनाया है जिसमें आपके दो मोनोमर यूनिट्स हैं, उस डाइमर में आप फिर जो है वो दो मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करोगे, जो कि एक साइड से NH2 वाले सेंटर से कंबाइन होंगे या कंडेंस होंगे, और जो दूसरा है वो आपकी कार्बोक्सिलिक एंड वाली साइड से कंडेंस होगा। तो अगर यहाँ NH2 के साथ जो है वो कंडेंसेशन होगी आपके इस एडिपिक एसिड की, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा एक। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपका हेक्सेन डायमाइन है ये इस कार्बोक्सिलिक सेंटर के साथ कंडेंस होगा, तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। सो अब आपके पास इस स्टेप में टोटल वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन कितनी होगी कि आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल इस स्टेप के बाद जो है वो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स पे आपकी जो मोनोमर है वो अटैक कर रहा है, क्योंकि उसे दो रिएक्टिव सेंटर अवेलेबल हैं। सो आपके टोटल वाटर मॉलिक्यूल हो गए 2 वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इस स्टेप में अगर हम टोटल काउंट करें कि आपका ये जो हमारे पास बना है ये हमारा टेट्रामर है, यानी इसमें 4 मोनोमर यूनिट कंबाइन हो गए हुए हैं। इस 4 मोनोमर यूनिट कंटेनिंग पॉलीअमाइड की फॉर्मेशन में टोटल या नेट काउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल कितना है? तो पहले स्टेप में सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, दूसरे स्टेप में 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए हैं, और इस बनने वाले आपके पास पॉलीअमाइड में टोटल नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट यानी N कितने हैं? तो अगर आप देखो एक ये है एक ये है, टोटल हो गए 2। फिर आपने दो और मजीद कंबाइन किए हैं, तो टोटल इस बनने वाले टेट्रामर में 4 मोनोमर यूनिट कंबाइन हुए हैं, और आपका वाटर मॉलिक्यूल कितना एलिमिनेट हो रहा है? टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो रही है। ये बात समझ आई है या नहीं? क्लास ये पॉइंट समझ आया या नहीं? क्लास यस और नो? मैम आ गई है समझ।
अच्छा, तो टोटल आपके पास एक टेट्रामर में जिसमें 4 मोनोमर 4 एन यूनिट प्रेजेंट है, उस एन जिसके लिए एन इज इक्वल टू 4 है, उसमें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल कितना है, वो आपके पास है 3। यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हुई है, एक ये है और 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट हुए हैं, तो टोटल आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हुई है। तो इसी बेसिस पे इन रिएक्शन के लिए अगर आप जर्नल इक्वेशन लिखो, वो जर्नल इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है कि n नंबर ऑफ एडिपिक एसिड यानी n नंबर ऑफ वन मोनोमर यूनिट जो कि एडिपिक एसिड है, वो n नंबर ऑफ हेक्सेन डायमाइन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास नायलॉन 6,6 की फॉर्मेशन होती है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने एलिमिनेट होंगे वो आपके पास इक्वल होंगे 2n-1 के। अब भी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हमने टेट्रामर बनाया था तो टेट्रामर में कितने थे क्लास एन यूनिट्स आपके पास? जी क्लास, कितने यूनिट्स थे एन? इसमें कितने यूनिट्स हैं आपके पास? एक कार्बोक्सिलिक एडिपिक एसिड है, एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक आपका पहले स्टेप में एक अमाइन अटैच हुआ है, तो 1 और 1 यूनिट यहाँ पे है, फिर 1 और 1 यूनिट यहाँ पे है, तो टोटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे टोटल एन आपके पास इक्वल हो जाता है 4 के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं एलिमिनेशन के थ्रू वो आ जाते हैं 3। तो ऐसे काउंट करने से कि आप पहले मोनोमर यूनिट्स को देखो और फिर आप काउंट करो, तो उसकी आसानी के लिए हम जर्नल फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास 2n-1 का मतलब ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स का पता है कि कितने मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट हैं, तो वहां से आप जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का नेट काउंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सपोज n की वैल्यू आपके पास 2 आती है कि 2 आपके पास हर एक के मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट हैं आपके बनने वाले पॉलीमर में, अगर n की वैल्यू 2 है तो आपके पास जो है वो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4-1 इज इक्वल टू 3। जैसे यहाँ पे आपके पास जो आपका टेट्रामर बना है, उस टेट्रामर में हर एक मोनोमर के 2 यूनिट्स प्रेजेंट है, एडिपिक एसिड भी 2 यूनिट उसके कंबाइन हुए हैं, इसी तरीके से आपके इस टेट्रामर में 2 यूनिट्स आपके हेक्सेन डायमाइन के हैं। सो आपके पास एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू आपके पास है 2, ठीक है। ये 2 ही यहाँ पे कंबाइन हुए हैं, 2 ही यहाँ पे कंबाइन हुए हैं, तो 2 एडिपिक एसिड और 2 आपके अगर हेक्सेन डायमाइन कंबाइन होंगे तो आपके पास टेट्रामर की फॉर्मेशन होगी। उस टेट्रामर में एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। उसको 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4-1 आपके पास इक्वल आएगा 3 के, यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी अगर आपके पास एन की वैल्यू हो 2 ईच केस में। अगर यहाँ पे सिमिलरली एन की वैल्यू 3 हो जाए तो फिर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन कितनी हो जाएगी? वो 5 हो जाएगी, क्योंकि एन विल बी इक्वल टू 3। ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? क्लास ये पॉइंट समझ आया या नहीं? क्लास नहीं समझ आया? नो मैम। नहीं समझ आया, चलो मैम रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो एंड जितने आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपके टोटल ये जो टेट्रामर का मतलब है कि इसमें 4 आपके मोनोमर यूनिट्स कंबाइन है। कैसे? पहले स्टेप में एक एडिपिक एसिड और एक हेक्सेन डायमाइन रिएक्ट कर रहा है, हर एक के कितने हैं आपके पास? एक यूनिट इसका है, एक यूनिट इसका है, ठीक है, 1-1 रेशो में है। फिर उसके बाद आपके पास ये डाइमर बना, इस डाइमर में देन फिर 2 और ऐड हो गए, तो टोटल आपके पास कितने ऐड हो गए? कि एडिपिक एसिड टोटल अगर हम देखें तो एक इस स्टेप में ऐड हो गया, एक इस स्टेप में, तो टोटल हो गए 2। इसी तरीके से हेक्सेन डायमाइन की क्वांटिटी या नंबर देखें तो पहले स्टेप में 1 थे और दूसरे स्टेप में भी एक यूनिट ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट्स आपके इस बनने वाले लास्ट स्टेप के टेट्रामर में, 2 यूनिट आपके हेक्सेन डायमाइन के हैं और 2 यूनिट ही आपके एडिपिक एसिड के हैं। इतनी तो बात समझ गया ना क्लास? इतना तो पॉइंट क्लियर है ना? जी मैम। अच्छा, अब आ जाते हैं
कि अगर आपके पास, मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ पे कि टेट्रामर की चलो फॉर्मेशन हो रही है, ये जो जर्नल रिएक्शन लिखा है इसमें टेट्रामर की फॉर्मेशन हो रही है। टेट्रामर की फॉर्मेशन कब होती है? जब दो आपके एडीपिक एसिड रिएक्ट करते हैं दो ही यूनिट्स ऑफ हेक्सेन डायमाइन से, यानी टू यूनिट्स ऑफ एडीपिक एसिड कंबाइन करते हैं 2 यूनिट्स ऑफ हेक्सेन डायमाइन से। सो एन की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो अगर दोनों जगह 2 है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वाटर मॉलिक्यूल कितनी एलिमिनेट होंगे उस टेट्रामर की फॉर्मेशन में, जो कि हमने अबव केस में बाय स्टेप देखी है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूं कि सपोज 2 यूनिट्स ऑफ एडिपिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं 2 यूनिट्स ऑफ हेक्सेन डायमाइन के साथ, तो आप मुझे बताओ वाटर मॉलिक्यूल कितना रिमूव होगा? तो उसके लिए जर्नल फॉर्मूला ये है 2n-1। अगर आपको n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो वो n की वैल्यू से आप वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हो। सो n यहाँ पे कितना गिवन है कि 2, मैंने कहा है 2 यूनिट ऑफ एडिपिक एसिड कंबाइन हो रहे हैं 2 यूनिट्स ऑफ आपके हेक्सेन डायमाइन के साथ। सो n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2 है तो यहाँ पे आप n की जगह 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 आपके पास कितना हो जाएगा? 4, 4-1 आपके पास 3 आ जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल। यानी एक टेट्रामर की फॉर्मेशन में जिसमें 2 यूनिट आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्ट करते हैं 2 यूनिट हेक्सेन डायमाइन के साथ, तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल कितना एलिमिनेट होता है? वो आपके पास जो है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। उसकी रीजन भी ये है, उसकी रीजन ये है कि उस बनने वाले टेट्रामर में फिर आपके पास रिएक्टिव साइट्स अवेलेबल होती हैं जो कि नेक्स्ट मोनोमर के साथ कंबाइन कर सकती हैं और नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल कर सकती हैं। मतलब दोनों साइड्स जो हैं वो कंडेंस नहीं होती किसी भी आपके मोनोमर की, सिर्फ एक ही साइड से वाटर की रिमूवल होती है। अगर ये दोनों साइड्स से कंडेंसेशन आपकी होती हर स्टेप में, तो फिर आपके पास क्या होता कि 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते। बट आपका एक ही सेंटर अटैक कर रहा है, एक एडिपिक एसिड का एक ही कार्बोक्सिलिक सेंटर कंबाइन कर सकता है इस NH2 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे इस हेक्सेन डायमाइन का सिर्फ एक ही NH2 ग्रुप जो है वो कंडेंस कर सकता है इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनैलिटी के साथ। सो इसी बेसिस पे आपके पास यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं। एक कब हो रहा है? जब आपका ये एडिपिक एसिड का कार्बोक्सिलिक सेंटर आपके NH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल तब एलिमिनेट हो रहा है जब इन दोनों डायमाइन सेंटर में से कोई एक अमाइन कंडेंस कर रहा है आपके कार्बोक्सिलिक सेंटर के साथ, और दोनों रिएक्टिव साइट बनने वाले टेट्रामर में फिर अवेलेबल है ताकि वो फिर कंडेंस हो सके। और फिर जब वो कंडेंस होंगी तो मजीद आपके पास क्या हो जाएंगे कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कितने एलिमिनेट होंगे? अगर आप देखो तो अगर मैं इस स्टेप के बाद मजीद 2 यूनिट्स इसमें ऐड करवाऊँ, यानी ये जो मैंने टेट्रामर बनाया है इसके बाद मैं हेक्सामर बनाऊँ, यानी 6 यूनिट कंटेनिंग पोलियमाइड बनाऊँ नाइलॉन 6,6, जो कि तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे इस स्टेप के बाद एक एडिपिक एसिड मजीद ऐड करना पड़ेगा और एक हेक्सेन डायमाइन यहाँ इसके बाद मजीद ऐड करना पड़ेगा। वो आपका जो एडिपिक एसिड है उसमें से एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे अमाइड लिंकेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो आपका डायमाइन है वो आपका इस कार्बोक्सिलिक सेंटर के साथ कंडेंस करेगा और यहाँ पे भी अमाइड लिंकेज हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल उस केस में रिमूव होगा और यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल उस केस में स्टेप में रिमूव होगा। तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाएगी अगर इस टेट्रामर में मजीद मैं 2 मोनोमर यूनिट कंबाइन करूं। और फिर मैं आपसे कहूं कि नेट मुझे बताओ कि इस टोटल हेक्सामर की फॉर्मेशन में जिसमें 6 मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने एलिमिनेट हुए हैं? तो आपको पहले स्टेप से देखना पड़ेगा। पहले में हुए 1, फिर आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए, उस हेक्सामर में जब 2 मजीद यूनिट ऐड करोगे, 2 मजीद मोनोमर ऐड करोगे, तो फिर आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल आपके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी आसानी के लिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप हर स्टेप के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको हर स्टेप करना पड़ेगा और फिर काउंट करना पड़ेगा। सो अगर आपको यहाँ पे ये n की वैल्यू गिवन है तो आप वाटर मॉलिक्यूल का नेट नंबर यहाँ से बता सकते हो, क्योंकि एक हेक्सामर में कितने एडिपिक एसिड के मोनोमर यूनिट होंगे? 3। उसी तरीके से एक हेक्सामर यानी 6 मोनोमर कंटेनिंग यूनिट में कितने आपके डायमाइन होंगे? 3। तो टोटल आपके पास यहाँ 3 और 3 है, n की वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6-1 जो है आपके पास 5 के इक्वल आ जाएगा। 5 वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन आपके पास होगी, और यही हमने अभी बताया कि 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेट होंगे और एक पहले स्टेप में एलिमिनेट हुआ, तो टोटल अगर काउंट कर लें तो 5 हो जाते हैं। कुछ समझ आया या नहीं आया? क्लास अभी भी समझ नहीं आया?
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ना समझ आया हो ये बात अभी तक, पॉइंट क्लियर ना हो? क्लास फिर मैंने पूछना है नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको इतनी समझ आ गई है कि आप लोग बोल नहीं रहे। रोल नंबर 34। रोल नंबर 17। प्रेजेंट। रोल नंबर 17 क्या समझ आई है? जी मैम। क्या समझ आई है? क्या बताया मैंने अभी? हम्म। रोल नंबर 17 मीटिंग लीड कर गए हैं। अच्छा, रोल नंबर 34। यस मैम। क्या समझ आई है? हम्म। क्या समझ आई है? मैम नहीं समझ आई लाल इधर से। अच्छा चलो, जहां से समझ आई है वो बता दो। इस पूरे टॉपिक में जहां तक और जो समझ आई है वो बता दो। हम्म। रोल नंबर 27। ट्वेंटी सेवन। रोल नंबर 2। क्लास सुन भी रहे हो या नहीं? अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है। अच्छा, ये आपके पास जो है देखो, जब आपने एक डाइमर, डाइमर क्या है? डाइमर का मतलब है कि उसमें दो मोनोमर्स प्रेजेंट है। ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, ठीक है। दोनों मोनोमर्स क्या है? बाइफंक्शनल। बाइफंक्शनल का मतलब है दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दो फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिमिलर काइंड के हैं। एक इस साइड पे भी कार्बोक्सिलिक है, इस साइड पे भी कार्बोक्सिलिक है। सिमिलरली ये भी बाइफंक्शनल है, इसके इस सेंटर पे भी आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप वो सेम काइंड का है, यानी दोनों जो है वो एक तरह के हैं। ये भी NH2 है, ये भी NH2 है। अब होता क्या है आपके पास, आप जब नायलॉन 66 बनाते हो तो आप इन दो मोनोमर यूनिट्स की कंडेंसेशन करवाते हो। जब आप कंडेंसेशन करवाते हो तो कंडेंसेशन में आपके पास क्या होगा कि या तो ये NH2 ग्रुप इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, किसी कार्बोक्सिलिक, इस कार्बोक्सिलिक सेंटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, या ये वाला NH2, दोनों में से कोई एक NH2 एक कार्बोक्सिलिक सेंटर के साथ रिएक्ट कर सकता है एक ही टाइम पे। सो अगर हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा देते हैं जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ से आपके पास जो है एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से।
ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाएगी आपके पास कुछ इस तरीके से कि आपके पास यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव होगा और यहाँ से ये आपका पूरा OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया तो ये कार्बोनाइल सेंटर आपका डायरेक्ट अटैच हो जाएगा आपकी नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अब वो मैं कल प्लस ये देखो, ये इसका कुछ इस तरीके से अटैक होता है कि ये जो आपका NH2 ग्रुप है ये आपके इस कार्बोनाइल सेंटर पे अटैक करता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होता है, फिर ये दोबारा वापस आता है यहाँ से। ठीक है, और ये कुछ आपकी सारा इतना देते हैं। देखो क्लास, ये जो NH2 है ये नाइट्रोजन लोन पर अटैक करते हैं आपके इस कार्बोनाइल सेंटर पे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोनाइल सेंटर है उस पर अटैक करते हैं। जैसे ही अटैक करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, दोनों जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं, ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो नाइट्रोजन जिसने अटैक किया है कार्बन पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बना रही है। कैसे कि एक तो इसकी इस चेन के साथ है, ये पूरी चेन है मैंने लिख रही, ये एक नाइट्रोजन का बॉन्ड इस चेन के साथ है, 2 हाइड्रोजन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ न्यूली फॉर्म हुआ है। सो टोटल 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस स्टेप के बाद क्या होता है, इस स्टेप के बाद आपके पास इस स्टेप के बाद होता है कि आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ से होगा। ये NH2 पे आपको जो एक प्रोटॉन नजर आ रहा है यहाँ पे, वो प्रोटॉन इधर से रिमूव होके कहाँ पे चला जाएगा? इस ऑक्सीजन सेंटर पे चला जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ है यानी इलेक्ट्रॉन रिच है। सो आपका जो प्रोटॉन है वो इजीली यहाँ से रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद ये ऑक्सीजन एनाइन जो है उस पर अटैक कर लेगा। तो आपके पास कुछ स्पीशी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये बात समझ आई है क्लास या नहीं? यहाँ से प्रोटॉन आपका कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? ऑक्सीजन एनाइन सेंटर पे शिफ्ट हो गया। ये समझ आया या नहीं? जी मैम। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है क्लास? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवाना है। वो जो वाटर मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे एलिमिनेट करवाना है, उसकी आसानी के लिए मैं आप इसको ओपन करके लिख देती हूँ कि आपके पास यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। वो लोन पेयर क्या काम करेंगे? वो लोन पेयर आपके पास बेसिकली वो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। बट आपको पता है हाइड्रोक्सी इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर आपने हाइड्रोक्सी की एलिमिनेशन करवानी है तो आपने इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। वो गुड लिविंग ग्रुप किस तरह से हो सकता है कि अगर आप इसकी प्रोटीनेशन कर दो, तो जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये बॉन्ड इस सूरत में ब्रेक करेगा कि ये हाइड्रोक्सी जो है वो यहाँ से आपका प्रोटॉन यहाँ से ले जाए,
ताकि ये प्रोटीनेटेड फॉर्म में चेंज हो जाए और आपके यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाए तो ये रिमूव हो जाए इजीली गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में। तो अल्टीमेट स्टेप क्या हो गया कि यहाँ से एक प्रोटॉन लीव कर गया, यहाँ से हाइड्रोक्सी लीव कर गया, जो कि दोनों मिलके आपके पास वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो गए। और यहाँ पे आपके इन बिटवीन दिस कार्बन एंड इन दिस ऑक्सीजन आपके पास एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो अगर इस स्टेप को हम लिखें तो हमारे पास क्या बन गया, ये जो आपका है क्लास सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये आपका एक अमाइड लिंकेज बन गया है। ठीक है, एक अमाइड लिंकेज कब बना है, जब आपके दो मोनोमर कंबाइन हुए हैं, एक एडिपिक एसिड है और एक हेक्सेन डायमाइन है। जब दो मोनोमर कंबाइन हुए हैं तो इस बनने वाले जो आपके पास है, इसको मैं कंप्लीट लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके पास देखो क्लास, ये जो आपके पास पॉलीमर बना है जिसमें अमाइड लिंकेज तो आ गया, ये जो लिंकेज है ये अमाइड लिंकेज है। ये अमाइड लिंकेज कब बना है, जब एक कार्बोक्सिलिक सेंटर और दूसरे मोनोमर का NH2 यानी अमाइन सेंटर ने आपस में कंडेंस किया है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ है और अमाइड लिंकेज की फॉर्मेशन हो गई है। इस बनने वाले पॉलीमर में दो मोनोमर यूनिट ऐड हैं। एक मोनोमर यूनिट कौन सा है, एडिपिक एसिड से आया है, एक मोनोमर यूनिट कहाँ से आया है, हेक्सेन डायमाइन से आया है। सो टोटल दो यूनिट्स ऐड हैं इस बनने वाले पॉलीमर में। इस पॉलीमर को मैं नाम देती हूँ डाइमर का। डाइमर का मतलब है दो मोनोमर कंटेनिंग। ठीक है, दो मोनोमर कौन से कंटेनिंग, एक मोनोमर एडिपिक एसिड का है और एक आपका हेक्सेन डायमाइन का है। और साथ ही इस स्टेप में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ क्लास कि अब इस डायमर की फॉर्मेशन के बाद इसमें आपने मजीद मोनोमर यूनिट्स ऐड करने हैं। तो क्या एक ऐड करोगे, नहीं, चूंकि इसमें दो साइट्स अवेलेबल हैं, एक है कार्बोक्सिलिक की और एक NH2 की, जो कि एक ही टाइम पे दो मोनोमर यूनिट से कंबाइन कर सकती हैं। सो आप दो मोनोमर यूनिट्स मजीद ऐड करोगे इस स्टेप में। वो कौन से होंगे कि आप दोबारा से इस डाइमर को रिएक्ट करवाओगे अपने इन्हीं यूनिट्स के साथ जो कि ये वाले हैं। कुछ समझ आ रहा है क्लास या नहीं? मैम आ गया। आगे जी मैम। अब देखो, ये दोनों दो साइड्स अवेलेबल हैं आपके पास, ये NH2 सेंटर और ये कार्बोक्सिलिक सेंटर। ये NH2 जो है वो इस NH2 सेंटर यहाँ पे अटैच कर सकता है, यानी यहाँ पे, और ये जो कार्बोक्सिलिक वाला है ये यहाँ पे अटैच होगा, कंडेंस होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल उसी तरीके से यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल जब अब आपके पास क्या बनेगा, अब जो बनेगा उसमें आपके पास कितने यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, देखो एक यूनिट इसका होगा हेक्सेन डायमाइन का, ठीक है, एक यूनिट आपके पास एडिपिक एसिड का, दो, फिर एक यूनिट फिर हेक्सेन डायमाइन का, तीन हो गए, और एक यूनिट फिर आपके पास एडिपिक एसिड का हो जाएगा, चार। टोटल चार यूनिट होंगे, लेकिन टोटल चार में हर तरह के कितने होंगे, दो एडिपिक एसिड के होंगे और दो आपके हेक्सेन डायमाइन के होंगे। सो मैं जर्नल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ ना कि 2 यूनिट्स ऑफ एडिपिक एसिड जब 2 यूनिट्स ऑफ हेक्सेन डायमाइन के साथ कंबाइन करेंगे तो मेरे पास एक टेट्रामर बनेगा। उस टेट्रामर में वाटर मॉलिक्यूल कितने एलिमिनेट होंगे, टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, क्योंकि देखो एक तो आपके पास डायमर की फॉर्मेशन में एलिमिनेट होगा और नेक्स्ट इस डायमर में जब दो मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करेंगे और टेट्रामर बनेगा तो एक यहाँ से एलिमिनेट होगा और एक यहाँ से एलिमिनेट होगा। ठीक है, क्योंकि अब इस डाइमर के पास दो साइड्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से ये
दो यूनिट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, बट जो पहला स्टेप में डाइमर बनाया है उसमें आप सिर्फ एक ही साइड में, एक ही आपके पास जो सेंटर था वो अवेलेबल था जहां पे कंडेंसेशन हो सकती थी, ठीक है। बट नेक्स्ट जब आपने डाइमर बना लेना है तो डाइमर में आपके पास जो है वो दोनों मोनोमर यूनिट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल उस स्टेप में एलिमिनेट होंगे। सो नेट काउंट आपके पास 3 हो जाएगा। कुछ समझ आया या नहीं? क्लास जी मैम। वो किधर है दोनों, रोल नंबर 34 और 17? 17 तो है ही नहीं मीटिंग में,